हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिविजन। आज है आपके स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 9। ठीक है। सो अभी तक हम डेटा क्या होता है वो कर चुके हैं, उसका कलेक्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा कैसे क्या होता है। ठीक है। और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी भी पढ़ लिया हमने, सेकेंडरी भी पढ़ लिया हमने। ठीक है। अब देखो स्टैटिस्टिकल स्टडी कैसे होती है। आपके सिलेबस में डेटा था, उसके बाद कलेक्शन था, फिर डायरेक्टली टैबुलेशन है। बट हम टैबुलेशन तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हमने क्लासिफिकेशन ना पढ़ा हो। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, फिर एनालिसिस और फिर इंटरप्रिटेशन। मतलब स्टैटिस्टिकल जो आपको जिस टाइम पे डेफिनेशन भी बताई थी उस टाइम पे भी मैंने यही चीज बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने डेटा के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, मतलब वही प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हमने इनका अपना अपना कलेक्शन मेथड देखा, जिसमें इसमें हमने देखा ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट। ठीक है। नाउ आई विल नॉट गो इनटू दैट। आप जाइए वो सारे लेक्चर्स देखिए, बिकॉज आज है हमारे लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली टेबुलेशन पे नहीं जाएंगे, ये बीच का स्टेप हमें कवर करना पड़ेगा, और वैसे भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो मूविंग ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से पहले हमें एक स्टेप पढ़ना होता है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है। आप इसको प्री रिक्विजिट समझ लो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से पहले। ठीक है। अभी देखो, आप फर्ज करो कि आपके पास आप एक स्कूल में टीचर हो, और आपके पास आपने एक एग्जाम कंडक्ट करा है। अब आपने सबके जो है आंसर शीट्स कलेक्ट कर दी। आपने देखा होगा जब भी टीचर्स आंसर शीट कलेक्ट करते हैं, फिर उनको वो किसी किसी ऑर्डर में किसी तरीके से उनको अरेंज करते हैं। ठीक है। वो अरेंज करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हमारे पास जो भी डेटा होता है वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में सामने आए। ठीक है। वो हमारे पास थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से सामने आए, ताकि फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे और बेटर प्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको ये सब कुछ एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप फर्ज करो कि आप एक स्कूल में टीचर हो। ठीक है। और आप दे रहे हो एक एग्जाम ड्यूटी। ठीक है। एग्जाम ड्यूटी दे रहे हो आप, जहाँ पर आपने आपने भी देखा होगा स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि दो क्लासेस के बच्चों को इकट्ठे बिठाते थे एग्जाम देने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर 8th क्लास के भी बच्चे हैं और 10th क्लास के भी बच्चे इकट्ठे पेपर दे रहे हैं। ठीक है। 8th के और 10th के। अब क्या होता है, आपने पेपर कलेक्ट किया। अब जिस टाइम पे आप पेपर कलेक्ट करते हो, या तो आप उसी टाइम पे एक ऑर्डर फॉलो करते हो, पहले 8th वालों का आंसर शीट कलेक्ट करोगे, फिर 10th वालों का, या अगर आपने इकट्ठे कलेक्ट किए होंगे तो आप 8th वालों के साइड पे कर लोगे और 10th वालों के आप साइड पे कर लोगे। अब इसी सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अरेंजमेंट मतलब किसी चीज को एक ऑर्डर में प्लेस करना। अब ये सब कुछ करना क्यों नेसेसरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो डेटा है ना, उसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्डर में लाएं। जब हम उसको ऑर्डर में लाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि क्लासिफाई कैसे करना है। ठीक है। अ, आप वही सेम एग्जांपल उठा लो 8th और 10th क्लास के बच्चों की। ठीक है। आपने उनसे आंसर शीट्स लिए, कलेक्ट किए। ठीक है। उसके बाद आप उनको एक ऑर्डर में रखोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे ना कि आपने सेक्शन ए के पेपर कौन से हैं, इसमें सेक्शन बी के पेपर कौन से हैं 8th क्लास में। मतलब देखो, इसको ऐसे करो कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो और वहां पर बैठे हैं 8th के बच्चे और 10th के बच्चे। ठीक है। अब हर क्लास के सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन ए, बी, सी। ठीक है। वैसे ही 10th का भी होगा, ए, बी, सी और डी सेक्शन। ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों क्लासेस के आपने किए इकट्ठे पेपर्स। ठीक है। अब आपने पेपर कलेक्ट करते हुए, या तो तब आपने 8th के और 10th के अलग अलग कर दिए, या आपने कलेक्ट करने के बाद अलग अलग कर दिए। तो पहले आप 8th वाला सेक्शन साइड पे करोगे और 10th वाला सेक्शन इस साइड पे करोगे। फिर इसमें से देखोगे कौन से ए सेक्शन के पेपर है, कौन से बी के, कौन से सी के, और उनको ऑर्डरली अरेंज करोगे। अब ये सब करना क्यों जरूरी है? ये सब करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको वही वाले आंसर शीट्स मिलें जो आपके काम के हैं। आप 8th वाली ए सेक्शन के आंसर शीट उनकी मैम को दे दो,
आप 8th बी के उनके टीचर को दे दो, मतलब अपने अपने टीचर्स को देने के लिए। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, ऑर्डर को अरेंज कर रहे हो और उसके बाद उसको क्लासिफाई कर रहे हो, ये कौन सी क्लास का डेटा है, 8th का है या 10th का है। मूविंग ऑन, फिर आप उसको सेक्शन वाइज बांट रहे हो। सिंपली समझ लो अरेंज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आसान हो जाए। So now let us understand simply what arrangement of data is. When data are collected, they are usually in raw and unorganized form. मतलब जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक रॉ फॉर्म में होता है या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसकी कोई शक्ल नहीं होती है। Arrangement of data means putting this raw data in a proper order so that it becomes easy to understand and analyze. हम इस डेटा को क्यों अरेंज करते हैं, ताकि हमारा जो ये रॉ डेटा है वो किसी प्रॉपर ऑर्डर में आए ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अरेंजमेंट इज जस्ट पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। वही बात जो मैंने आपको समझाई, अरेंजमेंट का साधारण सा मतलब होता है कि आप सारी चीजों को एक ऑर्डर में प्लेस कर दो। मूविंग ऑन, अब टाइप्स क्या है अरेंजमेंट की, हम कैसे कैसे डेटा को अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डेटा अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वैल्यू। मतलब अगर आप 0 से देख रहे हो तो 0 से जो भी आपके पास बिगेस्ट वैल्यू होगी वहां तक, ये हमने बचपन में भी पढ़े हैं। जैसे देखो अभी मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, क्या क्या है हमारे पास मार्क्स, 18 है, 12 है, 25 है, 10 है, 20 है। और हमारा गोल है जानना लोवेस्ट किसके हैं और हाईएस्ट किसके हैं। अब ये जो डेटा है ये कम्प्लीटली रॉ फॉर्म में है, इसको देख के हमें नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम इसको किसी ऑर्डर में प्लेस करेंगे। अब कौन से ऑर्डर में प्लेस करेंगे, पहले तो जैसे ये पहला तरीका है, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। किस में प्लेस करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे हमें पता चल जाएगा पहले 10 है, फिर हमारे पास क्या है 12, एक सेकेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पेन, फिर 25 है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पेन, मैं वही यूज करती हूँ। हमारे पास 10 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 25 है। इससे हमें पता चल जाएगा ना हमारा जो गोल है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है 25 और लोएस्ट स्कोर क्या है 10। तो हम डेटा को किस लिए अरेंज करते हैं, ताकि हमारा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। अब असेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर हम यूज करते हैं, व्हेन यू वॉन्ट टू फाइंड मिनिमम वैल्यू इजिली, मतलब जहां पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो वहां पर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं, मतलब वहां पर डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डेटा को अरेंज करते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, उल्टा कर दो इसका। ठीक है, उल्टा कर दो एंड देन देखो सेम एग्जांपल लो, कौन कौन सी वैल्यूज थी हमारे पास, 18, 12, 25, 10 और 20। इसको हमने डिसेंडिंग में किया, सबसे पहले 25 लिखा सबसे बड़ी वैल्यू और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू लिखी। इसको कब हम यूज करें, इसको हम तब इस वाले टाइप को यूज करें जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। ठीक है, मूविंग ऑन, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट। अब जहां पर डेटा आपको ऐसे दिया हो जिसमें कोई नंबरिंग ही नहीं हो, वहां पर आप कैसे अरेंज करोगे, वहां आप अरेंज करते हो डेटा को अल्फाबेटिकली। कैसे, अल्फाबेटिकली यूज्ड व्हेन डेटा आर नेम्स नॉट नंबर्स। जहां पर आपको नाम दिए होंगे, ये अक्सर पता है कहां पर होता है, स्कूल्स में जब रोल नंबर लगाने होते हैं ना, अटेंडेंस देनी होती है, कहीं पर तो मार्क्स के बेस पे रोल नंबर मिलते हैं और कहीं पर मिलते हैं आपके नेम के अल्फाबेट के बेस पे। ठीक है, जैसे देखो स्टूडेंट्स नेम है जोया, अली, बिलाल, आयशा। अब किसको मिले पहला रोल नंबर, किसको मिले बाद का, अल्फाबेटिकली हमने इसको ऑर्डर किया, अली आ गया 1, आयशा आ गई 2, बिलाल आ गया 3, जोया आ गई 4। अब ये अली और आयशा का ये है कि पहला अल्फाबेट दोनों का ए है, लेकिन इसका दूसरा है, सॉरी, पहला अल्फाबेट दोनों का ए है, दूसरा इसका एल है और तीसरा इसका वाई है। तो पहले एल आता है इसलिए अली को पहले रखा है। इसको मोस्टली कहाँ पर यूज किया जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर्स में। आप भी देख लेना, याद करना, आपका भी बहुत सारे लोगों का नाम जिनका ए से होता है ना, उनका यूजुअली रोल नंबर 1 रहता है। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बेस्ड ऑन टाइम। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम बेस्ड। आपने सुना होगा ना
एंशंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी लिखो, क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा। जो भी अरेंजमेंट हम टाइम के बेसिस पे करेंगे डेटा को, उसको बोल देंगे क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। जैसे देखो टाउन की पॉपुलेशन है, अभी ये साल है, ठीक है, तो ये ईयर के बेस पे हमने किए, किस साल में कितनी थी, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। 2020 में 50,000 है, 21 में 53,000 है और 2022 में 56,000 है। इसको जब हम टाइम के बेस पे कर रहे हैं देन वी कॉल इट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। अब अगर हम इसको ज्योग्राफी के बेस पे करते कि J&K की, पंजाब की और हरियाणा की पॉपुलेशन ये है, तो ज्योग्राफी के बेस पे इसको कुछ और बोलेंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, हेल्प्स इन स्टडिंग ग्रोथ ओवर टाइम, मतलब जहां पर भी हमें किसी भी डेटा को देखना हो जो वक्त के साथ कोई चेंज हुआ है, जैसे आपको बोल देंगे कि एक फैक्ट्री है, इसका प्रॉफिट बताओ क्या रहा पिछले 10 ईयर्स में, ठीक है, तो फिर आप देखोगे ईयर 1 का प्रॉफिट क्या था, ईयर 2 का प्रॉफिट क्या था, ईयर 3 का प्रॉफिट क्या था, ऐसे ही करते करते आप ईयर 10 तक का प्रॉफिट देखोगे। ये क्या है, ये है आपका क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, बिकॉज आप टाइम के साथ देख रहे हो, ठीक है। मूविंग ऑन, ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट, जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि अगर आप किसी प्लेस के बेस पे अरेंजमेंट देखते हो, ठीक है, जैसे लिटरेसी रेट श्रीनगर का क्या है, जम्मू का क्या है, अनंतनाग का क्या है। अब यहाँ पर सेम फीचर क्या है, लिटरेसी रेट, ठीक है, और बदल क्या रही हैं जगहें। ये किस लिए यूज होता है, रीजनल कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल आप सबने सुना है जैसे मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, गए भी होंगे आप सब लोग यहाँ पर। अभी आपको बोलेंगे मैकडोनल्ड्स वाले कि एक सर्वे करो और हमें बताओ कि कौन सी वाली जगह का जो मैकडोनल्ड्स है वहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखोगे जम्मू वाले में क्या है, श्रीनगर वाले में क्या है, उसके बाद एक सेकेंड, मैकडोनल्ड्स जम्मू का क्या हाल है, श्रीनगर का क्या है, पंजाब में अगर कोई है या महाराष्ट्र में है, तो इनका आप देखोगे किसका कितना प्रॉफिट आया है, ठीक है, फिर जिसका हाईएस्ट होगा आप मैकडोनल्ड्स वालों को बता दोगे। अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन है या अरेंजमेंट किया है अपने आप डेटा का, वो किस बेस पे, ज्योग्राफिकल बेस पे, अलग अलग जगहों का आप देख रहे हो ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा टाइप, कैसे कैसे टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। हमने टाइप पढ़ ली कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कैसी कैसी शक्लों में हमें डेटा मिलता है वो हम देख लेते हैं। देखो, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि हर कोई वैल्यू जो है उसको रिटन, इट इज रिटन सेपरेटली। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये वहां पर यूज होता है जहां पर हर एक वैल्यू जो है वो ऑफ इम्पोर्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी क्लास में है 5 बच्चे, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने उनके मार्क्स देखने हैं कितने हैं, ठीक है, और मार्क्स है 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, सबके मार्क्स अलग आए, किसी के 15, किसी के 17, 19, 20, 25, ठीक है। अब ये तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज कर लिया, ठीक है, ये तो टाइप थी, लेकिन फॉर्म क्या है, फॉर्म ये है कि आपको सारे बच्चों का लिखना पड़ रहा है, इसको इतने आए, उसको इतने आए, उसको इतने आए, उसको इतने आए, मतलब पर बच्चे का आपको लिखना पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, हम हर एक वैल्यू को जो है सेपरेटली लेते हैं, सेपरेटली लिया ना, हर एक बच्चे को हमने काउंट किया, हमने किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ा, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। नो काउंटिंग इज डन, यहाँ पर जो भी है वो लिख लोगे आप। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आपके घर में आपके सिबलिंग्स के नाम क्या हैं, नेम्स ऑफ योर सिबलिंग्स, तो आपको सबके नाम बताने हैं, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो। ये अब आपको आगे समझ में आएगा क्या बोल रही हूँ। आप बोलोगे किसी का नाम सीमा है, किसी का नाम पारुल है, किसी का नाम गुड़िया है, किसी का नाम कुछ भी रख लो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इंडिविजुअल सीरीज में हर एक जो वैल्यू है उसको सेपरेटली लिखते हैं और कोई भी चीज को छोड़ते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, सेम वैल्यूज आर ग्रुप टुगेदर एंड वी काउंट हाउ मेनी टाइम्स दे अकर। जैसे कि अब वहां यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है, देखो अभी आपको बोला जाए कि
आप बता दो, आपने 5 फैमिलीज, यू हैव टू गो एंड जज 5 फैमिलीज, ठीक है। आपके पास 5 फैमिलीज हैं, एक सेकेंड, यू हैव 5 फैमिलीज, और आप देखो कि किसमें, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पेन। आपके पास 5 फैमिलीज हैं और आपने जज करना है कि आपको बोला गया है कि किस फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो किसी फैमिली में आपने देखा कि किसी फैमिली में 2 लोग हैं, मतलब सिर्फ पेरेंट्स, किसी में 4 हैं, पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे, किसी में 5 हैं, पेरेंट्स उनके 3 बच्चे, अच्छा किसी में 7 हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसी 5 नहीं 50 फैमिलीज बोला। अब आप 50 फैमिलीज का डेटा नहीं ना लिखोगे कि 1 के पास कितने हैं, 2 के पास कितने हैं, 3 के पास कितने हैं, 4 के पास कितने हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप हर फैमिली को अकेले लिखो। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 2 बच्चे कितनों के हैं, 5 कितनों के हैं, 7 कितनों के हैं, ठीक है। जो खाली 2 पेरेंट्स हैं, या 4 वाली फैमिली कितनी है, 7 वाली कितनी है, 5 वाली कितनी है, 2 वाली कितनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर एग्जांपल 2 वाले 10 हैं, 5 वाले 5 हैं, 7 वाले 10 हैं, और क्या इसको बोलते हैं, 4 वाले जो हैं वो 20 लोग हैं। मतलब 20 ऐसी फैमिलीज है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, 10 ऐसी फैमिलीज है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, 5 ऐसी फैमिलीज है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, 10 ऐसी फैमिलीज है जिसमें 2 ही मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर सारे लोग तो कवर हुए ही हुए, लेकिन हमें इंडिविजुअली किसी का भी डेटा नहीं लिखा, मतलब ऐसे सीरियल नंबर डाल के और आगे उसकी ये नहीं लिखी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर हम सेम वैल्यू उठाते हैं और वो एक से ज्यादा लोगों को या एक से ज्यादा चीजों को देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार कोई चीज हुई, सिंपली याद रखो। तो कितनी बार कोई चीज है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगी कि आपने इस मंथ में कितने दिन ब्रेकफास्ट किया, तो यू विल नॉट डू दिस की डे 1 किया नहीं किया, डे 2 किया नहीं किया। तो आप सिंपली काउंट करोगे और आप बोलोगे 5 दिन ऐसे थे जब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाकी के 25 दिन ऐसे थे जब मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब देखो कितने से 2 लाइनों में आपका पूरा डेटा कवर हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते 30 तक जाना पड़ेगा। सो इसीलिए डिस्क्रीट डेटा में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं देते हैं, हम देते हैं ग्रुप वैल्यूज, ग्रुप को एक वैल्यू देते हैं, ठीक है। Next is continuous series. When data are large, we divide them into class intervals. ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कंटिन्यूअस डेटा वो टाइप का डेटा होता है जिसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, जिसको आप डेसिमल में नहीं ला सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो आप 2.5 नहीं बोल सकते हो, यू विल हैव टू से 2 और 3, ठीक है। कंटिन्यूअस वो वाला डेटा होता है। सिमिलरली कंटिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसमें हम एक रेंज देते हैं, ठीक है। हम एक रेंज देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लासरूम है और उसमें 100 बच्चे हैं। अब आप 100 बच्चों का वैसे करके तो डेटा नहीं ले रहे हो इंडिविजुअल सीरीज में, अब आप बोलोगे डिस्क्रीट में ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि 100 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं, किसी का 1 आया है, किसी का 1.2, किसी का 1.3, मतलब किसी का भी नहीं मिलता है। तो हम डेटा को क्लब करने के लिए और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम डेटा को एक रेंज दे देते हैं। तो हम बोलेंगे जिसके 0 में से 10 मार्क्स हैं वैसे कितने बच्चे हैं, जिसके 10 से 20 मार्क्स हैं वैसे कितने बच्चे हैं, जिसके 20 से 30 हैं वैसे कितने बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे टाइप की सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐसे टाइप की सीरीज में हम एक रेंज देते हैं, ठीक है। और उस रेंज में कितने बच्चे होते हैं या कितने जो भी वैल्यू हमने करनी होती है वो उसको आगे असाइन करते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट में हम क्या कर रहे थे, ग्रुप कर रहे थे डेटा को और उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी ग्रुप कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उनको एक रेंज असाइन कर रहे हैं, एक सिंगुलर वैल्यू नहीं, उनको हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक रेंज। ये यूजुअली ग्राफ्स और एवरेजेस में देखा जाता है, ठीक है। सो आज हमने कंप्लीट किया अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जिसमें हमने देखा कि अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट डेटा को क्या है, एक ऑर्डर में प्लेस करना होता है। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी, टाइप्स हमने इसकी 4 देखी, असेंडिंग, डिसेंडिंग,
क्रोनोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल। फिर हमने इसके फॉर्म्स देखे, ठीक है। हमने इसकी फॉर्म्स कितनी देखी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। ये याद रखना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, या आगे आपका यूज होना है, आगे जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ाना है उसमें यूज होना है। उसके बाद ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका यूज होगा, तो इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेना। इसके अलावा आई होप कि आप एमसीक्यू सीरीज कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली और आप एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, प्रैक्टिस करो, एग्जाम सिर पे आ जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया होगा आपको समझ आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।